बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया है और यह ऐलान उन्होंने 17 दिसंबर को वज़ीर आला KPK और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को साथ बिठाकर किया। इस ऐलान के बाद इमरान खान ने तो यह तहिया कर रखा है कि वो निज़ाम को गिरा कर छोड़ेंगे। निज़ाम में चलने के लिए उनकी 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 दानिश या वो ये समझते हैं जो वो बार बार कह रहे हैं कि मुल्क में फौरी इंतखाबात मसले का वाहिद हल है। क्या वाकई मसाइल का वाहिद हल फौरी इंतखाबात हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है, कोई स्ट्रैटेजी है, कोई हिकमत अमली है कि वह फौरी इंतखाबात और उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत कोई भी हो, लेकिन इस चीज़ के ऊपर इमरान खान बहुत ज़्यादा जिद पे हैं कि वो फौरी इंतखाबात चाहते हैं। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा PDM की हुकूमत है, उनकी ख्वाहिश और कोशिश यही है कि इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर हो। लेकिन साथ ही साथ मौजूदा जो मुल्क की सूरत हाल है, इमरान खान साहब उसका जिम्मेदार जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब को समझते हैं और जिस दिन से जनरल बाजवा साहब रिटायर हुए हैं उस दिन के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनरल बाजवा को मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार समझते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ अपनी हुकूमत को घर भेजे जाने का जिम्मेदार भी जनरल बाजवा को समझते हैं। एहतसाब ना होने का जिम्मेदार भी जनरल बाजवा को समझते हैं। मुख्तसर यह कि तमाम तरह नाकामियों का मलबा वो जनरल बाजवा साहब के ऊपर डाल रहे हैं और 17 दिसंबर को भी उन्होंने चौधरी परवेज इलाही की मौजूदगी में और वजीर आला KPK मौजूदगी में भी उन्होंने जनरल बाजवा को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। अगर यह कहा जाए कि उनकी तनकीद का फोकस या मरकज निगाह इस वक्त जनरल बाजवा है तो गलत ना होगा। क्या कहा, पहले आपको यह दिखाते हैं। जो सारी साजिश हुई थी वो था आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा। इन्होंने ये फैसला किया हमें हटाने का। क्या वजह थी इसके पीछे? मैं इसके खिलाफ इसलिए नहीं बात करता था, आर्मी चीफ थे तो इसलिए हम चुप करके बैठे रहे। ये तो वो तनकीद थी जो कि जनरल बाजवा साहब पे की जा रही है इमरान खान की तरफ से। लेकिन उन्हीं के इत्तेहादिया काफ लीग के वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने दो टोक अल्फाज में अपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि अब अगर कोई जनरल बाजवा के खिलाफ बात की गई तो फिर सबसे पहले वो बोलेंगे और उनकी पार्टी बोलेंगे। यानी कि इस वक्त जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। चौधरी परवेज इलाही ने क्या कहा यह आपको दिखा। बहुत बड़ा अब सवाल उठ रहा है, एहसान फरामोश कौन है, डबल गेम कौन कर रहा है? इसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत के पास क्या हिकमत अमली है? क्या इस वक्त ऐसी सूरत हाल मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, ना ही मामलात संभालने को तैयार है। और चाहे वो हुकूमती इत्तेहाद हो उसमें भी हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं से दरारें लगती हुई या हमें उसकी खबरें मिल रही हैं कि उसमें भी दरारें पड़ रही हैं। लेकिन साथ एक और चीज भी है कि 23 दिसंबर को असेंबली टूटेगी या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद टूट फूट का शिकार हो जाएगी। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली गौर बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आफ्ताब जहांगीर, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर तैमूर तालपुर, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आफ्ताब जहांगीर साहब, आप बताइएगा एहसान फरामोश कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि जी आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। अली बलोच साहब मेरा सलाम। अगर अली बलोच की वीडियो ना भी आती तो अब पूरा पाकिस्तान जानता है कि खूबसूरत शख्स नून लीग की पॉलिसियों नहीं, बिल्कुल वीडियो आएगी जनाब, वीडियो दिखाएंगे सबकी। अच्छा, नहीं मैं तो ऐसे ज़ाहिर मजाक कर रहा था। अच्छा, और तैमूर तो है ही हैंडसम और स्मार्ट आदमी है, मेरा पड़ोसी भी है। बहरहाल तो देखें, बात यह है कि फरीद भाई इस वक्त पाकिस्तान एक वाकई बहुत मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है और हमें सबको संजीदा होने की ज़रूरत है। और उसके लिए सबसे बेहतर तरीक़ेकार यही है कि हम फ्रेश इलेक्शन में जाएं और फेयर इलेक्शन में जाएं, ताकि जो भी हुकूमत आए वो मजबूत बुनियादों पर आए, उसके बुनियादें मजबूत हों, उसके पीछे आवाम की ताकत हो और वो मुल्क के मसाइल को हल करने की कोशिश करे। अब रह गया सवाल आपका कि जी देखें, परवेज़ इलाही साहब जो हैं, अगर वो ये समझते हैं कि जी हमारे मोहसिन हैं जनरल बाजवा साहब, तो बिल्कुल सही बात समझते होंगे कि अब मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, क्योंकि हमने खुद कहा था कि हम एक पेज पर हैं। लेकिन जब इख्तलाफ हुआ तो हमने बताया आवाम को कि इसमें इख्तलाफ है और वो इख्तलाफ इस बुनियाद पर हुआ, जो भी बुनियाद होगी। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन कल की गुफ्तगू सुनकर परवेज़ इलाही साहब नहीं, मुझे ये बताएं कि आप नहीं समझते कि वो आपके मोहसिन है? बाजवा साहब आपके मोहसिन नहीं है? देखिए, बात ये है कि अगर आप ये कहेंगे कि जी मोहसिन हैं और हमें हुकूमत में लाने वाले हैं,
लेकिन क्योंकि मैं तो उसका हिस्सेदार नहीं था, क्योंकि ये बड़े लोगों ने फैसला किया होगा, मुझे मेरे इल्म में ये बात नहीं आई। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब हमारे इक़्तिदार में तो आपकी जमात थी, आप खुद भी रुकने कौमी असेंबली बने, तो आपकी पार्टी, आपकी जमात तो आई ना। यानी 2017 से लेके अगर हम देखें 2018 में आपकी जमात हुकूमत में आई, उसके बाद से 3.5 साल बड़े बेहतरीन आपने रिलेशनशिप एंजॉय की। सुन तो ले। हमने तो कहा, मैंने कब कहा कि नहीं आई? मैंने कहा कि मेरे कायद ने ये कहा कि हम एक पेज पर हैं। मैंने तो कहा आपको कि हम इक़्तिदार में आए, हम एक पेज पे थे। तो उसके बाद मैं यही सुना देता हूं, चले आपकी इस बात को आगे लेता हूं मैं, लेकिन मैं सुनवा देता हूं कि आपके कायद क्या कहते थे, क्या बातें करते थे बाजवा साहब के हवाले से और किन ख्यालात का इजहार करते थे। दिखाइए जनाब। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। जी आफ्ताब जहांगीर साहब, आज जनरल बाजवा हर चीज के मैंने आपको जिम्मेदार कैसे हो गए? आज हर चीज के जिम्मेदार जनरल बाजवा क्यों हैं? अच्छा जी, कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन बहाल हो। अली गौर बलोच साहब, एहसान फरामोश कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजारिश ये है कि ये बात तो बड़ी क्लियर होगी। असल में तो इन लोगों ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की। हम ये कहते थे कि ये हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत जो है वो RTS सिस्टम की पैदावार है। जो परवेज़ इलाही साहब ने बयानात दिए हैं कि भाई मतलब है कि बाजवा साहब ने तो आपके लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने तो मतलब है कि वो क्या कहते थे, समुंदर का रुख आपकी तरफ मोड़ दिया था, ये भी परवेज़ इलाही साहब ने बयान दिया था। और खास तौर पर जब इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि ये अदम एतमाद को रोक सकते थे, इसका मतलब ये है कि बनाने वाले वही थे। वो एक गैर जमहूरी काम फिर से बाजवा साहब से करवाना चाहते थे कि पहले उन्होंने RTS सिस्टम का इनके ऊपर, यानी आप समझते हैं कि एहसान किया ना, PTI के ऊपर एहसान किया, मोहसिन हैं PTI के बाजवा साहब, आप भी ये समझते हैं? वो तो परवेज इलाही साहब, मेरी आवाज बहाल हुई कि नहीं हुई? जी बहाल हो गई। आपकी तरफ आता हूं मैं, जरा सुन ले, जरा बात सुन ले। तो फिर पहले मेरी तरफ आ जाए, पहले मेरी तरफ आ जाए, क्योंकि आप मुझसे बात करते करते मेरी आवाज बहाल नहीं हुई थी, तो आप उधर चले गए। मैं आपके पास आ रहा हूं, मौक़िफ़ ले लें। मैं आपका मौक़िफ़ ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं आपका मौक़िफ़। अगर गौर साहब अपनी मुकम्मल करने बाद मैं आपकी तरफ आता हूं मैं जरा। जी अली साहब कहिएगा। जी देखिए, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि ये हुकूमत जो है ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं थी, ये एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के जरिए आई थी, ये हमारा मैंडेट चुरा कर आई थी। अब जो परवेज इलाही साहब के बयानात हैं, जो इमरान खान साहब के बयानात हैं, अब के या अब से कुछ दिन पहले के, जिसमें कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि भाई ये अदम एतमाद रोक तो सकते थे, तो इन्होंने तो हमारे मौक़िफ़ पर मोहर साबित कर दी। नहीं, मेरा सवाल यही है कि बाजवा साहब ने एहसान किया ना इनके ऊपर, मोहसिन है इनके, आप ये समझते हैं एहसानात किए इनके ऊपर? बिल्कुल, हम तो समझते हैं कि 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया था, 2018 के इलेक्शन में वफादारियां तब्दील करवाई गई थी, और आपको पता है कि हमारी लीडरशिप और ये एहसान बाजवा साहब ने इन पर किया, और ये एहसान बाजवा साहब ने इन पर किया। जी यकीनी तौर पर बाजवा साहब ने किया, और उस वक्त आर्मी चीफ वही थे और वही एस्टेब्लिशमेंट थी, लेकिन उसमें जनरल फैज का जो नाम है वो भी सुनहरी हरूफ में आता है। इस सारी कहानी में जनरल फैज से भी ये फैज़याब होते रहे। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि मुझे ये बताएं कि जो हुकूमत वोट चुरा कर आई हो, जो हुकूमत वफादारियां खरीद कर आई हो, जो हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के वोट के ऊपर डाका डाल कर आई हो, वो किस तरह से डिलीवर कर सकती है? वो किस तरह ठीक हो गया। मैं अली गौर साहब आपकी इसी बात के ऊपर मैं आपसे दोबारा आऊंगा। जी आफ्ताब साहब, ये आप तो बाजवा साहब से भी फैज़याब होते रहे और फैज साहब से भी फैज़याब होते रहे, आप एहसान फरामोशी कैसे कर सकते हैं? फिर आज बाजवा साहब को आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अच्छा सुन तो लें फरीद भाई, आप तो या तो आप कर ले प्रोग्राम, या मेरा मौक़िफ़ ले लें। आप दीजिए जनाब। देखिए बात ये है, हाँ अगर बिल्कुल आप जरा तहम्मुल से जरा सुन लें। हमने कभी ये नहीं कहा, हमने ये कहा कि स्टेटमेंट और हम एक पेज पर हैं, बिल्कुल कहा, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन जब आपने अपनी जो पसंद नापसंद को तब्दील करने की कोशिश की और जिस तरह से आपने इस्तेमाल किया
सियासी पार्टियों को जिस तरह आपने इस्तेमाल किया, हर अपनी चीजों को, ताकत को, किसने उसका इस्तेमाल नतीजा किया? ये निकला कि बाजवा साहब ने, खुल के बोल रहा हूं, बाजवा साहब ने किया। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि बाजवा साहब आखिरी तकरीर में ये कह रहे हैं कि जी मैं पिछले साल फरवरी से हम डिपॉलिटिसाइज हो गए थे और उसके बाद आज परवेज इलाही साहब ये कह रहे हैं कि हर चीज के पीछे बाजवा साहब थे। उन्होंने ये कहा कि जनरल फैज ने मेरे ऊपर और जो इलाही है, क्या मोनिस इलाही के ऊपर, मोनिस इलाही को हमें बंद किया तो मैंने शिकायत की बाजवा साहब से, तो बाजवा साहब ने जनरल फैज की ठुकाई की। कमाल बात है यार, जबरदस्त बात कर रहे हैं। तो भाई आप एहसान फरामोशी क्यों कर रहे हैं? मतलब ये है, आप एहसान फरामोशी क्यों कर रहे हैं? हम एहसान फरामोशी नहीं कर रहे। क्यों? हम एहसान फरामोशी नहीं कर रहे फरीद साहब, हम एहसान फरामोशी क्या कर रहे हैं? हम तो पाकिस्तान को इस मसाइल से निकालने की बात कर रहे हैं। आप अपना वो बात ये है कि 25 आप अपना मोहसिन नहीं समझते, उन्हें समझते थे, लेकिन ये भी आप ये जनरल बाजवा से ये पूछो कि ख्वाजा आसिफ को किसने, जनरल बाजवा से ये पूछो कि ख्वाजा आसिफ को किसने जिताया, जनरल बाजवा से ये पूछो कि राना सनाउल्लाह को किसने जिताया, जनरल बाजवा से ये पूछो कि उसने हमारी 35 सीटों को कैसे तब्दील किया रातों रात। एटीएस इसलिए बंद हुआ था। आप बात कर रहे हैं तो भाई हम ये कहते हैं कि मुल्क को आगे चलना चाहिए। अच्छा टाइम एंजॉय कर रहे थे, हम आगे सर मोहसिन क्या एंजॉय कर रहे थे? मोहसिन तो वो भी है, 6 साल उन्होंने एक्सटेंशन ली। किसने दी? पाकिस्तान ने उन पर एहसान नहीं किया, एक्सटेंशन तो हमने दी ना, हमने दी। अगर तो ये कहते देखिए नहीं हमने दी ना, हम कह रहे हैं ना हमने दी, लेकिन हमारे साथ कौन बैठे हुए थे? फिर मन्नत जिन्होंने आपने तो उनको कहा कि दोबारा भी ले लो, नहीं पूरी जिंदगी ले लो, फरीद साहब ले लो। आप लोग यही तो फरीद साहब आप ये ज्यादती करते हैं, आप जो है तो पर बात कर रहे होते हैं। आप बात तो ओपनली किया करें, आपको सच की बात करें। आप मुझे बताएं कि एक्सटेंशन के ऊपर क्या बलोच के आदमियों ने वोट नहीं दिया? क्या तालपुर के लोगों ने वोट नहीं दिया? प्राइम मिनिस्टर कैसे दे दिया? जब वो समझते कि हमें इंडिपेंडेंट रहना चाहिए था, जब इनको ये समझते कि इन्हें इंडिपेंडेंट रहना चाहिए था, ये कहते कि वोट नहीं देंगे। हुकूमत किसकी थी? प्राइम मिनिस्टर। सर हमारी हुकूमत थी तो मुखालफत तो ये कर सकते थे ना, हमारी हुकूमत थी, मुखालफत तो ये कर सकते थे ना कि उसके अंदर पता होता कि जी 120, 25, 30 वोट भी मुखालफत में आए, उसके बावजूद मतलब मुखालफत भी नहीं करते, बातें भी मानते हैं, सलूट भी मानते हैं, जूते भी पॉलिश करते हैं और फिर कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। तालपुर साहब कमाल बात कर रहे हैं। परवेज इलाही साहब के मजे नहीं है, परवेज इलाही साहब के मजे नहीं है कि दो उधर दो इधर। हुकूमत में तो सबसे ज्यादा मजे में परवेज इलाही साहब हैं। तो भाई वजीर आला भी तो आपने बनाया, लेकिन आप वजीर आला किसने बनाया? परवेज इलाही को बनाया। तो क्या आप सर बात यह है कि जब वो नहीं बनते ना, परवेज इलाही को मैंने परवेज इलाही साहब कहते हैं कि परवेज इलाही साहब कहते हैं कि जी मैं नहीं बनता। आप मोहसिन को अपनी मोहसिनियत को नहीं समझते, प्लेट में रख के दी आपने एहसान किया, आप उसके मुखालिफ हैं। सर हमने नहीं दी। तो फिर किसने दी? लिए वो आपको भी पता है, वो हमारे किसने दी? किसके कहने पे वजीर आला बनाया? ये सिस्टम ने दिया, ये नहीं नाम ले, इस सिस्टम का नाम लेगा आपको। वो सिस्टम कौन था जिसने खान बाजवा साहब ने दी? अच्छा बाजवा साहब ने कहा कि वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को बना दो, तो फिर किसने कहा? नहीं तो फिर जबकि वो कह रहे मेरे मोहसिन है, वो खुद भाई फरीद साहब वो तो खुद इकरार कर रहे हैं, वो कल उन्होंने इकरार नहीं किया, तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूं? जिसके साथ एहसान किया वो मान रहा है, तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूं? तो फिर भाई डबल गेम कौन कर रहा है आपके साथ? कौन कर रहा है डबल गेम? डबल गेम हम नहीं कर रहे। डबल गेम इस कौम के साथ होता रहा 75 साल के अंदर। अब कौन कर रहा है? इससे निकलना होगा डबल गेम से। अब कौन डबल गेम से निकलना होगा। भुट्टो साहब ने कहा कि यह पाकिस्तान टूटने का जिम्मेदार कौन है? उसने बाजवा साहब ने कहा कि तुम जिम्मेदार हो। जहाज हवा के अंदर था, उसको हाईजैक कर लिया गया, किसने किया? चले तैमूर साहब की तरफ आता हूं मैं, आपकी इस बातों के बाद ना तैमूर तालपुर साहब, कौन है एहसान फरामोश, कौन डबल गेम कर रहा है? ये क्या है ये बताएं तो। आपके ऊपर ये तो कह रहे हैं कि सिर्फ हमें नहीं बल्कि बाजवा साहब ने ख्वाजा आसिफ और बाकी यो के ऊपर भी इन्होंने कह दिया कि उन्होंने उनके ऊपर भी एहसान किया। ये तो पीपल्स पार्टी वालों ने कहा है यार, वो भी मानते हैं कि इनके साथ पंजाब के अंदर उन्हीं से ले रहे ना। तैमूर तालपुर साहब से जवाब ले लेते। तैमूर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये है कि सवाल भी पीटीआई वाले चाहते हैं कि इनका अपना हो और जवाब भी इतनी मर्जी से आए, जो इनसे पूछा जाए वो भी जो कहे वही उनसे पूछा जाए और जवाब भी फिर उनका जो मर्जी का है वैसा ही समझा जाए। तो ये तरीका नहीं है। मतलब आप इनकी हालत देखें, अभी मेरे भाई के साथ आप टॉक शो में बैठे हुए, टॉक शो लग रहा है,
चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो इमरान नियाजी का भी यही हाल है जो मेरे भाई का हाल है, वो ही कैफियत उनके ऊपर गुजर रही है, क्योंकि इन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया आवाम के सामने। इन्होंने मान लिया कि ये जब प्राइम मिनिस्टर था, फैसला ये करने puppet दो prime तालपुर minister था। साहब, आवाम को फैसला करने मेरी दो। बात मुझे पूरी करने दीजिएगा जरा। वैसे भी आफ्ताब भाई किसी और को बात करने देते नहीं है, तो इनका बाइक थोड़ी देर ऑफ कर देंगे तो मैं बात करने मुझे आसानी की, वरना ये बात मुझे करने देंगे। बोले जी, आप बोले। मुझे बताएं एहसान फरामोश कौन है तैमूर साहब? तो एहसान फरामोश तो वही है, एक टांगा पार्टी थी पाकिस्तान में, एक ऐसी टांगा पार्टी थी जो कभी किसी सूबे में आने का सोच नहीं सकती। उस टांगा पार्टी को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक तरीकेकार के साथ किसी ने ला के और प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बिठा दिया, जिसके वो लायक ही नहीं थे, जिसके वो लायक, उसके पैरों की पोस्ट के भी लायक नहीं थे, उसको वहां पे आके बिठा दिया। पर फिर जारी बात है, हर कोई अपने हिसाब किताब से चलता है। आपको मुल्क की सालमियत, मुल्क की सॉवरेनिटी, इकोनॉमी, हर चीज को देखना पड़ता है। जहां पर प्राइम मिनिस्टर और उसकी बेवियां और उसकी बीवी जो है वो चोरियां करने में मसरूफ हो, कभी डायमंड सेट की चोरी, कभी घड़ियों की चोरी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पर हम बात करेंगे कि असम्बलियां तहलील होंगी या नहीं होंगी। एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आफ्ताब जागीर साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 23 दिसंबर को असम्बलियां टूटेगी या पीटीआई में टूट फूट हो जाएगी, पीटीआई टूट फूट का शिकार हो जाएगी? देखिए जी, मेरी तो पूरी उम्मीद है कि जो चेयरमैन साहब ने फैसला किया है उसके मुताबिक मामला सारे तय होने चाहिए। आगे पाकिस्तान की सियासत है, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो अपने कायद के साथ खड़ा रहूंगा, मजबूती के साथ। आफ्ताब जहांगीर साहब, परवेज लाइक साहब कहते हैं 99% अरकान नहीं चाहते असम्बलियां टूटे। देखिए 99% नहीं चाहते, मुझे कंसर्न नहीं है। मैं अपनी जात की हद तक अपने कायद के साथ खड़ा हूं, उसके हर फैसले के साथ खड़ा हूं। तो मुझे तो अपनी जात का पता है, इसी तरह हर आदमी अपनी जात का और अपने कौल और फ़िल का वो जामिन है। मैं तो नहीं हूं। चले, मैं आपसे पूछता हूं अली गौर बलोच साहब, मुझे बता दीजिएगा, आपकी हुकूमत मईशत के मामले के ऊपर बहुत ज्यादा इस वक्त चैलेंजेस का सामना है। मईशत संभालते संभालते इस वक्त पंजाब असेंबली बचाने को निकले हैं। क्या बचा लेंगे, बच जाएगी, या खान साहब तोड़ देंगे? देखें, बात यह है रईस साहब के बात असेंबली टूटने या बच जाने की नहीं है। इशू ये है कि इन लोगों ने अनाउंस किया, जब इन्होंने लॉन्ग मार्च किया, वो लॉन्ग मार्च तो नहीं था, वो तो आज तक इस्लामाबाद तक ही ना पहुंचा और ना ही अवाम ने उसमें इनका साथ दिया। तो वहां पर फेस सेविंग के लिए निकले और इन्होंने लॉन्ग रचाया कि जी अब हम असेंबलियां तोड़ देंगे। भाई असेंबलियां अगर इन्होंने तोड़नी होती तो ये उसी दिन तोड़ देते जिस दिन इमरान नियाजी साहब इक़्तिदार से लागू हुए थे। इमरान नियाजी साहब, आप अंदाजा करें कि जो बंदा मरकज से, सिर्फ एक मरकज से इक़्तिदार से लागू है, तो उसकी चीखों पुकार जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वो ठीक है, लेकिन उन्होंने जब ऐलान किया है तो आपकी हुकूमत भी तो, उसकी भी तो दौड़े लग गई हैं। आपको डर है पंजाब असेंबली हो जाने से टूट जाती है, क्या फर्क पड़ेगा आपको? सर, मैं अपने, अगर मुझे बात करने की इजाजत दे तो मैं आपको उसी तरफ आ रहा था। देखिए, ये इमरान नियाजी साहब कब चाहेंगे कि वो जो मजे लूट रहे हैं और जिस तरह से आपको बड़े बड़े स्कैंडल सामने आते हैं वो केपीके और पंजाब से लागू हो जाए। अब उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए एक ऐलान किया कि हम पंजाब असेंबली तोड़ देंगे। चले, परवेज लाइक साहब की बात तो एक तरफ रहने दें, इनके केपीके के जो तर्जमान है उन्होंने भी कहा कि हमारे अपने अरकान नहीं चाहते कि हम असेंबली तोड़ें। इसका मतलब है कि जो इमरान खान की राय है उससे इनकी अपनी पार्टी के लोग, जिस तरह परवेज लाई ने कहा, जिस तरह इनके केपीके के तर्जमान ने कहा हाँ। कि हम असेंबलियां नहीं, तो वो भी इसके जिस तरह से कि अभी मेरे भाई ठीक हो गया। तैमूर तालपुर साहब से मैं आता हूं। इन्होंने अरबों रुपए की चीजें टका टोकरी करके लाखों और करोड़ों में चुराई है, जिसको ये एक घड़ी कहते हैं। सर, तो आज वो चले, बलोच भाई, वो वकील क्यों मना कर रहा है? आपका वकील क्यों मना कर रहा है कोर्ट के अंदर? आपका वकील, आप क्यों नहीं पेश कर रहे? और भाई, आप क्यों नहीं पेश कर रहे तोशाखाना की लिस्ट? आप तोशाखाना की लिस्ट क्यों नहीं पेश कर रहे बलोच साहब? तोशाखाना की लिस्ट पेश करो। आपका वकील कह रहा है हम नहीं पेश कर सकते। तोशाखाना की लिस्ट पेश करो अदालत के अंदर बलोच साहब, ताकि दूध का दूध 4 साल इक़्तिदार में रहे हैं सर। और उसके बाद जो परवेज लाई ने कहा है, उसके बाद सुनो बलोच साहब, उसके बाद जो परवेज लाई साहब ने कल कहा,
बलोच साहब, परवेज इलाही साहब ने कल कहा है कि सारे मुकदमात के पीछे जो कि आपके सामने उन्होंने कहा कि जनरल फैज ने हमें भी बंद किया, और जनरल साहब को जब बोला तो उन्होंने की ठुकाई की। इसका मतलब यह है कि नैब कंट्रोल करते थे, परवेज इलाही साहब ने यह कहा। तो नैब के मुकदमात आप सारे के सारे बरी होते चले जा रहे हैं, सब दूध के धुले होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई बैकग्राउंड कंट्रोल चल रहा है। अवाम के मुकदमे में, अवाम की अदालत में, अवाम अदालत में आओ। तैमूर तालपुर साहब, ये जो बातें हैं इस वक्त जरदारी साहब खुद भी लाहौर के अंदर हैं, क्या जोड़ तोड़ चल रही है? क्योंकि इस वक्त परवेज इलाही की कोशिश है कि परवेज इलाही साहब नून लीग की तरफ जो है उनको सपोर्ट दें, तो इस वक्त जरदारी साहब किस खेल में मसरूफ है सर? फरीद रईस साहब किस जमाने में हैं और किस जमाने की बातें कर रहे हैं आप? जो होना था फैसले हो चुके हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने सारी गेम बना दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और इस मुल्क को, खुसूसन पंजाब के सूबे को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। गेम बन गई। आप ये बात ना करके क्या हो रहा है और क्या होना है, जो होना था फरीद, वो हो चुका है। अच्छा, क्या मुझे बताएं तो सही जरा सा, आपने बड़ी बात कर दी है, क्या होगा वैसे बताएं जरा, खुल के बताएं ना। ये बता दूं कि पंजाब में अनकरीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोalition गवर्नमेंट होगी किसी और के साथ। वजीर आला कौन होगा? ये फैसले अभी नहीं हुए, ये फैसले नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब मिलके करेंगे। बड़ा जो फैसले हो गए हैं, जो डिसाइड है, वो मैं शुजात साहब को भूल गए, और शुजात साहब को भूल गए भाई, शुजात साहब को भूल गए आप, तालपुर साहब बताएं। मैं नाम तो किसी का लिया ही नहीं है ना, उनको तो याद मैंने रखो। फरीद रईस साहब किसी का नाम नहीं लिया। शुजात साहब ना मैंने शुजात साहब का नाम लिया, ना मैंने यूनुस इलाही साहब का नाम लिया, ना मैंने परवेज इलाही साहब का नाम लिया। नहीं, ये मुझे ये बताया आपने लिया नवाज शरीफ का, परवेज इलाही साहब के रहते ही मामलात हल हो जाएंगे। तालपुर साहब देखिए जी, मैं तो इतनी ही बात कर सकता हूं जितनी मुझे इजाजत है कहने की। तो मैं आपको ये गुड न्यूज दे रहा हूं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी, नून लीग एक और कोalition के साथ हुकूमत जल्द बनाने वाली है, बहुत जल्द। अच्छा, ये तो आपने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी जी। सर नाम ले रहे हैं ना, वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी नून लीग मिलकर कोalition बनाने जा रही है। अब और मैं आपको एक और भी गुड न्यूज बता दूं। अच्छा चले, एक और देते जनाब, बताएं गुड न्यूज बता दूं कि केपीके में नया ग्रुप बनना शुरू हो गया है पीटीआई में से पीटीआई के खिलाफ। ये भी आपको मैं गुड न्यूज बता दूं। ओए ये भी आपने एक ब्रेकिंग न्यूज दे दी है जनाब कि केपीके में भी दरारें पड़ गई है। ब्रेक लेनी है मैंने, ब्रेक के बाद आके आफ्ताब जाकिर साहब आपके पास आता हूं, बड़ी खबर दे दी है इन्होंने। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके शुरुआत करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले तैमूर तालपुर साहब बड़ी खबर दे गए जनाब। आफ्ताब साहब आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि पंजाब में अनकरीब नून और पीपल्स पार्टी मिलकर कोalition हुकूमत बनाने जा रही है, और केपी में भी पीटीआई में से पीटीआई निकल रही है। दरारें पड़ गई सर, पड़ी नहीं है, दरार पड़ गई है। अच्छा फरीद साहब, पहली बात तो ये कि ये तालपुर साहब की खबर है, माशाल्लाह बहुत अच्छी खबर लेकर आए कहीं से ढूंढ कर या ऊपर से मिली इन्हें। लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि जो पीटीआई का आदमी खान साहब को छोड़ेगा, पीटीआई के साथ गद्दारी करेगा, बेवफाई करेगा, अगर वो जीत जाए तो मेरा नाम तब्दील कर देना, सियासी मौत होगी उसकी। अच्छा, सियासी जीत होगी उसकी, क्योंकि अब कौम, हाँ अब नहीं होगी तालपुर भाई, नहीं होगी। एक आपकी कश्ती डूबने की तरफ शुरू हो गई है। तालपुर भाई, पानी अंदर आना शुरू हो गया। चले कोई बात नहीं, देखे जो आपकी कश्ती छलांग मार गया, वो जो है ना, वो ये हजरत नूह वाले। अच्छा सुने, मैं ये कह रहा हूं कि मैं कल बैठा था साहब, जिसमें बिजनेसमैन भी थे, जिसके अंदर सहाफी भी थे, जिसके अंदर एक्स फौजी भी थे। अच्छा, और वो हम एक शादी में बैठे थे। हाँ, अब मैं बाखुदा आपको सच कह रहा हूँ, मैं कोई लगी लुपटी ना मुझे जरूरत है, ना मुझे मैं करता हूँ, ना मुझे आता है। अच्छा जल्दी बताए ना, चले बताए। बैठे हुए थे, बस वो ये कह रहे थे कि बॉस इलेक्शन करवा दें, रिजल्ट ले ले। हाँ भाई, ये मुख्तसर बात ये है कि भाई जनरल इलेक्शन में जाए, भाई तो मुझे बताया आप 8 माह सबर क्यों नहीं कर रहे? चलेगा 90%। भाई सबर कर लेना, 8 माह सबर कर ले, अगस्त में हो जाएंगे इलेक्शन। सर हम अपना काम कर रहे हैं ना, क्या सर कर रहे हैं? हम अपना काम कर रहे हैं, क्या कर हम अपना आपके पास जा रहे हैं, आपके साथ बैठे हैं, आवाम के पास जाते हैं, हम बात करते हैं, अपना मौकिफ बयान करते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, समझे ना। हमने और जब वक्त आएगा, चाहे वो 2 महीने बाद आए या 3 महीने बाद आए,
6 महीने बाद आए, जब वक्त आएगा आप उसका लेकिन मान रिजल्ट नहीं रहे। देखेंगे आपकी फरीद साहब। पीटीआई में टूट फूट हो गई है, दरार पड़ गई है। असेंबलियां टूटने से पहले आपकी पीटीआई में टूट फूट हो गई है। अच्छा, ये आपकी खबर है या मैं नहीं जा रहा, ये तालपुर साहब की खबर है? तालपुर साहब ने बता दिया कि अनकरीब, तो इसका मतलब तो अनकरीब फिर हो आप जाएगा ना। तालपुर साहब तो यही कहेंगे ना, तालपुर साहब तो यही कहेंगे जो 2013 के इलेक्शन में भी तो भाई परवेज इलाही भी यही कह रहे हैं। 2018 के भाई परवेज इलाही भी तो यही सर, कह वो रहे जब हैं। सुनवा देता हूं, चले सुनाए प्रोड्यूसर साहब, जरा देखिए, सुनवाए। कितने फीसद अरकान जो है वो तैयार नहीं है, सुनवा दे, दिखा देते। देखे जी, देख लिया जी, 99% लोग असेंबली ना टूट। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, अच्छा सुन तो लो यार, आप मुझे बताओ कि जब वो लोग निकलते हैं, जब आके खड़े होते हैं, जब आके बैठते हैं, जब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अगर उसमें से 2 आदमी भी हो गए तो 99 तो नहीं रहे ना। फिर परवेज इलाही साहब का मौकिफ यही खत्म हो जाता है। अगर 5 आदमी भी हो गए तो फिर भी मौकिफ खत्म हो जाता है। मुझे चले ये बता दें, 8 माह आप सबर क्यों नहीं कर लेते? आ जाए ना असेंबलियों में, वापस आए असेंबली में, आ जाए, तहरीक अदम एतमाद लाए, जो मर्जी कर ले। सुने, हमने इस्तीफे दिए, इन्होंने अपनी मर्जी से 11 कबूल किए, उसका इलेक्शन करवाया, इनको पता चल गया क्या सूरत हाल है। अब ये लटकाए जा रहे हैं। अगर बहादुर हैं तो कराची के 14 आदमियों में से 2 को किया था, 1 हम जीत गए। एक जिस तरह जीती है पीपल्स पार्टी, वो भी आपको पता है। दोबारा इलेक्शन करवा लें, केपीके में करवा लें, पंजाब में करवा लें, तो उनको इस्तीफे मंजूर करें और इलेक्शन करवाएं। ठीक है। अब अली गौर साहब मुझे बता दीजिएगा सर कि इस वक्त इमरान खान कह रहे हैं, वो कहते हैं मौजूदा जो सूरत-ए-हाल, दगरगू मईशत के मामला जो हैं, सर आप 8-9 माह में मामलात को सीधे नहीं कर सके, आप आइंदा 8 माह तक मामलात को मईशत के कैसे सीधे कर लेंगे? सर बड़ा प्रेशर है आपके ऊपर। देखिए, बात यह है कि आपने तो मतलब है, वैसे मुझे तो चले खुशी, आपने आफ्ताब जहांगीर भाई को बहुत टाइम दे रहे हैं ताकि हमें भी उनके ख्यालात जो है वो सुनने का मौका मिल रहा है बड़ी तफसील के साथ। आप सुने और रिस्पॉन्ड करें उन्हें। अच्छा, मजे की बात है कि कैलकुलेशन कर लो। फरीद भाई अच्छा बोल लेते ना, आफ्ताब साहब बोल लेते। देखिए नहीं, अली गौर साहब को बोल लेते, उनका टाइम है ना सर, ना अली गौर साहब को प्लीज। देखिए, बात ये है, असल इशू ये है कि ये तो कहते थे कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। जो मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा हो वहां पर पेट्रोल की कीमतें कम करके अवाम को रिलीफ दिया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि ये कहते थे कि मईशत के हालात नहीं अच्छे, ये ठीक कहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने 2018 में जब ये इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत हुए वोट चुराकर, तो मईशत बिल्कुल ठीक थी। जीडीपी ग्रोथ रेट 6% पर था, महंगाई की शरह 4% पर थी, चीनी 40 रुपए किलो थी, डॉलर 110, हमारे दौर में 3% थी। अली गौर साहब, आज आटे की किल्लत हो रही है, कीमतें बढ़ रही है। मुझे गुजारिश, जहांगीर भाई मुझे गुजारिश कर लेने दें, आप फिर तरदीद। 200 रुपए से ऊपर दूध हो गया बलोच भाई, 200 रुपए से ऊपर दूध हो गया। आपकी तो अपनी भैंसियां होगी, हमें तो बाजार में खरीदना पड़ता है कराची वालों को। अली गौर साहब, यार बलोच भाई, आपकी तो अपनी भैंस, पंजाब वालों की अपनी भैंसें हैं, तालपुर साहब की अपनी भैंसें हैं। ये कह रहा हूं, मैं तो कराची में रहता हूँ। मुआशी तौर पर तरक्की करते हुए मुल्क में एक इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। उस इमरान प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि इनको वोट चुरा कर इक़्तिदार के ऊपर बिठाओ और फिर इमरान नियादी ने अपने हवारियों के जरिए दोनों हाथों से। भाई अली गौर साहब, आप तो मईशत और मुल्क को ठीक करने आए थे, आपने कहा ठीक की उसे, तो तबाही के दहाने पर पहुंचाया। तो आपने कितनी ठीक कर ली? पर इमरान अहमद नियादी साहब ने पहुंचाया। आपने कितनी ठीक की? खाना को लूटा, कभी खुदा का बहाना है यार, कभी अरबों रुपए बीआरटी पिशावर में लूटे, सर मिले आपके पास, शुगर मिले आपके पास, मसूद चपरासी आपके पास, मसूद चपरासी आपके पास, 18 अरब सलमान शहबाज के पास, मसूद चपरासी आपके पास, जितने लोग हैं समझे ना। तो अरे हम कारकर्दगी दिखा रहे हैं, हम जब आज भी बलोच भाई आज भी फखर से अपने इलाके में जाते हैं। आपको पता है बलोच भाई आज भी फखर से अपने इलाके में जाते हैं। टाइम में लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, ये अपने 4 साल अली गौर साहब, आज की कारकर्दगी बताएं, आपने आगे 9 माह में अभी क्या किया? लोड शेडिंग के साथ साथ गैस की लोड शेडिंग शुरू कर दी। तो फिर पाकिस्तान की मईशत तो तबाह होनी थी।
उस तबाही के असल चोर और मुजरिम जो खुदा है को मानो वो यार, तो आफ्ताब फिर इलेक्शन जहांगीर कराओ, साहब की फिर पार्टी है। इलेक्शन कराते। वो इनका सरगुना इमरान अहमद फिर न्याली है, बलोच साहब फिर जिसने इस इलेक्शन मुल्क को करवाते। दोनों हाथों से लूटा है। बलोच साहब इलेक्शन करवाते। तैमूर साहब, पीडीएम हुकूमत आई थी महंगाई मुकाने के लिए, महंगाई मुकाओ मार्च किए जाते थे। आज पीडीएम हुकूमत असेंबलियां बचाने के चक्कर में दौड़ धूप कर रही है, आवाम का भुरकस निकल गया है। सर, कोई प्लान है आपके पास कि आप क्या करने जा रहे हैं मईशत के साथ? जिस तरह से मिसमैनेजमेंट की, जिस तरह से करप्शन की, जो मुल्क की तबाही की इमरान नियाजी ने, जिस तरह से उसने एक गलत डील की आईएमएफ के साथ, जिसको हमने कोप अप किया, जिसका हमने आके इजाला किया, तो उसके बाद आप कैसे समझ सकते थे कि एक दिन में बेहतरी आती? हम इनकी तरह 10 साल नहीं मांगते कि 5 साल, ये 5 साल लगते, अगले और उस 5 साल के बाद हम बेहतरी लाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम इलेक्शन से पहले बेहतरी लाएंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन से पहले बेहतरी होगी। इलेक्शन से पहले लोग इमरान खान को गालियां दे रहे होंगे और जिया भुट्टो के नारे लगा रहे होंगे। यार तालपुर साहब, लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं सर, लोग नौकरियां लेने के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। खान के नारे लग रहे हैं, दादू के अंदर इमरान खान के नारे लग रहे हैं। जी इमरान खान के नारे पे अंडर और टमाटर चल रहे हैं, वो भी बुसे हुए गंदे बदबूदार अंडे और बदबूदार टमाटर। आए जरा दादू का राउंड मारे तो पता चले आपको। मेरे साथ चलने लेके चलता हूं। जी आफ्ताब साहब, दादू जाएंगे? आए मेरे साथ जरा दादू। देखें, आफ्ताब जहांगीर साहब को बताएं कि इमरान नियाजी साहब जिस गली में जाते हैं घड़ी चोर के नारे अब लगते हैं। के अंदर जो है, ये पुरानी मैं दादू के अंदर रिलीफ काम करता रहा हूं। घड़ी चोर, मैं दादू के अंदर रिलीफ काम करता रहा हूं सलामत खान के लिए। कोई ने आटा चोर बोलता है। मतलब आफ्ताब जहांगीर तो शरीफ आदमी है, हमारा कुछ भाई नहीं है, बोलता तौर पर जानते हैं। और भाई बात किया बलोच भाई, इसका हल। लेकिन अफसोस ये है चोरों का चोरों सरदार है। के साथी बन गया। बलोच भाई इलेक्शन कराओ, छोड़ो सब कुछ, इलेक्शन कराओ इंशाल्लाह साल बाद। बलोच भाई इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। तालपुर भाई इलेक्शन कराओ, चोर है। अब तालपुर भाई इलेक्शन कराओ, तालपुर भाई इलेक्शन कराओ। ये इलेक्शन का मुतालबा है जनाब, इलेक्शन कराने का, लेकिन हुकूमत किसी मूड में नजर नहीं आती है। यही वो सूरत हाल है जो इस वक्त मुल्क को दरपेश है, लेकिन माशी चैलेंजेस बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब जहांगीर साहब, तैमूर तालपुर साहब, अली गौर बलोच साहब। फरीद रीज को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।